नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डावले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं अनकही और प्रेरणादायक कहानियां जो बदलते भारत की पहचान बन रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज़ादी का उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक खास रिपोर्ट, तो साथ ही वन्य जीव प्रेमियों से संबंधित भी एक कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। तिरंगा केवल एक कपड़ा नहीं परंतु करोड़ों दिलों की धड़कनों का रंग है। केसरिया हमें साहस देता है, सफेद शांति और हरा प्रगति की ओर ले जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में हमने देखा भारत के कोने कोने में तिरंगे की गूंज और ज्यादा उठती हुई। तो आइए देखते हैं किस तरह देश भर में मनाया गया आज़ादी का उत्सव। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। जी हाँ, देश की आजादी की ओर बढ़ते कदमों को रुकने नहीं देने का ही परिणाम रहा कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत के अंधियारे को चीरकर स्वाधीनता के नए सूरज का उदय हुआ और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जवानों और देशवासियों की तपस्या, त्याग व बलिदान सफल हुआ। नए व युवा भारत के सामने उम्मीदों भरा पूरा आसमान था। नव जोश, नव उमंग, नव उत्साह और राष्ट्रवाद की भावना के साथ युवा भारत दिन प्रतिदिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगा और वैश्विक पहचान कायम कर एक नई वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। उसी का ही परिणाम है कि आज हमारा तिरंगा अपने देश की आन बान और शान के साथ आजाद फिजाओं में लहरा रहा है। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हिंद झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान व जय अनुसंधान के नारों के साथ आज हमारा देश वैश्विक कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, विज्ञान, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास सहित विकास के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप आज हमारा देश भारत कायम कर रहा है। पूरा विश्व आज भारत की ओर उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। भारत का विकास रूपी रथ सफलता की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उम्मीदों को साकार कर रहा है और राष्ट्रवादी भावना के साथ संप्रभु राष्ट्र को एक सुदृढ़ आकार दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर।
अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। इसरो की स्थापना से लेकर भारत की अनेक अंतरिक्ष शोध में उनका बहुत योगदान रहा है। तो आइए उनकी जयंती के अवसर पर जानते हैं भारत की अंतरिक्ष की कहानी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। धरती के चक्कर लगाती ये सैटेलाइट्स, रिमोट के बटन से बदलती टीवी की ये जादुई दुनिया, माउस के एक क्लिक पर मौसम का हाल बताता ये मॉनिटर, और अंतरिक्ष में एक के बाद एक सफल मिशन। सब कुछ कितना दिलचस्प लगता है ना। ये तस्वीरें जितनी रोचक हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। आज से 6 दशक पहले जब अंतरिक्ष हमारे लिए सिर्फ आसमान का दूसरा नाम था, तब एक शख्स ने इसे भारत के भविष्य से जोड़ने का सपना देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को देश के विकास का औजार बनाया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। साराभाई बचपन से ही सवालों और जिज्ञासा से भरे हुए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रे पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लिहाजा साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो आगे चलकर इसरो बनी। Dr. Vikram Sarabhai is the father of our space program. His efforts and initiatives led to the formation of the Indian space program, and his vision led us to become where we are today. Dr. Sarabhai has played a major role in defining the scientific landscape of the country and making it where we are today. विक्रम साराभाई का मानना था कि यदि विज्ञान को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की नींव रखी, जहां से 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। इस लॉन्चिंग ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को एक नई दिशा दी। साराभाई के मार्गदर्शन में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। इन वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के साथ ही पीएसएलवी, जीएसएलवी, मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों के मार्ग प्रशस्त किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की भी नींव रखी। सन 1975 में नासा के सहयोग से शुरू हुआ साइट प्रोग्राम भी साराभाई के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था। इस प्रोग्राम ने सामाजिक विकास में टेलीविजन प्रसारण की क्या भूमिका हो सकती है, उसे प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने लाया। सन 1971 में महज 52 साल के उम्र में विक्रम साराभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा, ईसा समेत दुनिया के तमाम एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साराभाई की सोच से शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब स्पेस में भारत की नई कहानी लिख रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की 106वीं जयंती पर हर भारतवासी गर्व से कह सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धरती की सेहत, किसानों की समृद्धि और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक ही समाधान है, वो है बायोफ्यूल। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर भारत ने हासिल की एक उपलब्धि। आइए जानते हैं किस प्रकार ये केवल एक ऊर्जा का विकल्प नहीं परंतु एक स्वच्छ भविष्य की ओर एक कदम है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन। ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के
जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। दुनिया भर में जलवायु संकट की चेतावनी के बीच भारत ने ऊर्जा के स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प की ओर बड़ी छलांग लगाई है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन अब सिर्फ पर्यावरणीय जरूरत नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम बन चुका है। पौधों के अवशेष और पशु अपशिष्ट से बनने वाला यह ईंधन प्रदूषण तो कम करता ही है, साथ ही गांवों में रोजगार भी पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग जहां 1.5% थी, वह 2023 में बढ़कर 12% तक पहुंच गई। जनवरी 2025 तक ये आंकड़ा 19.6% को छू चुका है। 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का लक्ष्य था 2030 तक 20% ब्लेंडिंग। भारत अब ये लक्ष्य 5 साल पहले हासिल करने की राह पर है। सरकारी आंकलनों के अनुसार एथेनॉल मिश्रण से अब तक 42 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। यह प्रभाव ऐसा है जैसे 17.5 करोड़ पेड़ लगाए गए हों। इस पहल से 85,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है और किसानों के लिए कृषि अपशिष्ट कमाई का नया साधन भी बना है। सांचौर के देवड़ा गांव में वन्य जीवों को मिल रहा है पिता का सहारा तो माँ जैसा दुलार। आपको बता दें कि पीराराम विश्नोई ने अपने गांव में 25 बीघा जमीन इन वन्य जीवों के नाम कर दी है। घायल हिरन, मोर या कबूतर हो, सबको एक नया जीवन मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस वन्य जीव प्रेमी की ये अनोखी कहानी। सांचौर के पीराराम विश्नोई ने सेना की नौकरी छोड़ वन्य जीव संरक्षण को अपना मिशन बनाया है। पीराराम बेजुबानों की जिंदगी बचाने और उन्हें नया जीवन देने का पुण्य काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी 25 बीघा जमीन पर जानवरों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया है, जहां घायल और बीमार जानवरों का इलाज कर उनकी देखभाल करते हैं। उनके रेस्क्यू सेंटर में जानवरों के इलाज के लिए दवाइयाँ, एम्बुलेंस और अन्य कई आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे खेतों में वन्य जीव ज़्यादातर विचरण करते थे, जिसमें चिंकारा, कृष्णमृग, मोर, बंदर, खरगोश आदि वन्य जीव हमारी खेती के साथ साथ में ये भी विचरण करते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद यहाँ से वन्य जीव लुप्त होने के कगार पे थे, तो हमारे विश्व समाज के दादाजी के परिवार ने यहाँ अपने खेतों में वन्य जीवों को बिल्कुल छूट दे रखी। हमारी खेती के अंदर वैसे ही खुले घूमते थे। धीरे धीरे यहाँ से वन्य जीव लुप्त होने लगे, तो हमने एक रेस्क्यू सेंटर के मार्फत से काम चालू किया। तो आज से 15-20 साल पहले काम किया था, और घायल वन्य जीव को बचाना, उपचार करना और वापस पुनर्वास में छोड़ना। उसके बाद में हमने कई जगह अलग अलग जगह जाकर के ये वन्य जीवों को बचाने का काम किया। जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा इन जिलों में सरकारी वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर नहीं होने के कारण यहाँ वन्य जीव घायल लाए जाते हैं, इनका उपचार करते हैं। ठीक होने के बाद पुनर्वास में हम जंगल में छोड़ देते हैं। वन्य जीवों को रेस्क्यू करके घायल जीवों को लाते हैं, उनका उपचार करते हैं और ठीक होने के बाद में वापस जंगलों में छोड़ देते हैं। पीराराम दायल ने अपनी पुश्तैनी 27 बीघा ज़मीन पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाया, जिसमें मोरों के लिए अलग से एक व्यवस्था की है। जितने भी घायल मोर आते हैं उनका यहाँ इलाज किया जाता है। ठीक होते हैं तो वो स्वतंत्र आकाश में उड़ जाते हैं, और जो ठीक नहीं हो पाते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं या जिनका पैर कट जाता है, पंख कट जाते हैं, तो उनके यहाँ पर चारे, पानी और उनकी सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से की जाती है। राजस्थान के सांचौर में रहने वाले पीराराम विश्नोई की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह मानवता और प्रकृति प्रेम की मिसाल भी है। आपको बता दें कि अब तक करीब 5000 से अधिक जानवरों की जान बचा चुके हैं। उनके निस्वार्थ प्रेम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। घायल बेजुबान जंगली जानवरों को रेस्क्यू करना और उनका इलाज करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बांदरा है, कबूड़ा है, अगला निपाड़ बापड़ा घायल पड़ुड़ावा नि बान मोटा करा बावड़ो जीवांग होई
टाबरा डाल डाल मोटा करना पड़ा क्या करा, कोई यहाँ सब दूध पान मोटा करा, कोई बोगों पान मोटा करा, 2-3 रात को पावना पड़े, दिन को पावना पड़े, पुटे नान कराना पड़े, पुटाने दूध पावना पालन मोटा करना है। मोरियो एक दिन को आयो भी नहीं, 8-9 महीना पालन मोटो कियो, एक हिंड आयो साथी को सुंगान मोटो कियो। बहुत अच्छा काम चल रहा है। भागा टूटा काम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पीराराम जी दायल हमारे पड़ोस में रहते हैं, मैं भी यहाँ आता जाता देखता हूँ, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इस जीव जंतु का, मोर, हरण, बंदर और सभी का लिए काम बहुत बस अच्छा काम कर रहे हैं। पीराराम विश्नोई के परिवार के लोग भी इस कार्य में भागीदारी निभा रहे हैं। पीराराम को वन्य जीवों की सेवा के लिए शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड, अर्थ हीरो अवार्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड सहित जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दुनिया भर में गूंज रही है भारत की दहाड़। जंगल के राजा की शान और सुरक्षा के लिए भारत द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। आपको विश्व शेर दिवस के मौके पर बता दें कि पिछले 10 वर्षों में शेरों की आबादी में करीबन 70% वृद्धि आई है। ये केवल संरक्षण के प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनमोल तोहफा है। वर्ल्ड लायन डे एक वैश्विक स्मरण कि जंगल के राजा को हमारी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। हर साल 10 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन शेरों की स्थिति, उनके सिमटते आवास और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह गर्व का विषय भी है, क्योंकि एशियाई शेर जो कभी विलुप्त की कगार पर थे, अब फिर से दहाड़ रहे हैं। 2025 की गणना के अनुसार गुजरात में अब 891 शेर हैं। 2020 के मुकाबले 32.19 की उल्लेखनीय वृद्धि और पिछले 10 वर्षों में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी। वर्ल्ड लायन डे का पूरा सेलिब्रेशन है, ये अपने 2016 से भारत में शुरू किया गया था। शुरू में देखें तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर का भी जब मैं बात करूं तो 18,90,000 का पूरा पार्टिसिपेशन था। और बहुत ही इस तरह का एक अवेयरनेस हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कंजर्वेशन में। जो एक सौराष्ट्र का को एग्जिस्टेंस का भी एक मॉडल है बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो उस सब चीज़ को भी प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी को साथ में ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लेकर के और पूरे लैंडस्केप के अंदर में वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में गिने चुने शेरों से लेकर आज लगभग 900 तक की यात्रा, एशियाई शेर की यह कहानी भारत के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में से एक बन चुकी है। भारत ने एशियाई शेरों को पुनर्जीवित कर विश्व भर में संरक्षण का उदाहरण पेश किया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिस देश का युवा कुशल होता है, वह देश प्रगति की राह पर चलता है। 1999 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की पहल शुरू की गई। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं से संबंधित मुद्दों को एक मंच देना है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के युवाओं की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो वैश्विक गंभीर चुनौतियों पर केंद्रित होता है। इस वर्ष की थीम है यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए युवा। यह जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को परिवर्तनकारी बनाने के लिए कौशल, अवसर और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक अभियानों और कार्यशालाओं से लेकर सामुदायिक परियोजनाओं और नीतिगत संवाद तक आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और युवा नेतृत्व वाले संगठन दुनिया भर में आयोजित करवाते हैं।
यह दिन भारत में देश के जनसंख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जहाँ स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल युवा भारतीयों को नवाचार करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि आज के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और दूरदर्शिता कल की आधारशिला है। भारत सरकार की फैम टूर पहल के तहत लैटिन अमेरिका से आए अनेकों मेहमान राजस्थान रंगे राजस्थान के रंगों में और एक आमजन की तरह ऑटो रिक्शा में बैठ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सवारी। तो आइए देखते हैं किस तरह उन्होंने अपने हाथों से तिरंगा फहराया और इस तिरंगे की कहानी विश्व भर में फैलाई। जय हिंद, जय भारत माता की जय। विदेश मंत्रालय की फैम टूर पहल के जरिए दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर और पत्रकार भारत आकर यहाँ की विविधता, संस्कृति और इतिहास को अपनी आंखों से देखते हैं और दुनिया में इसकी खूबसूरती का प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस पहल ने भारत के पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाई है। जयपुर से यात्रा शुरू कर यह रंगारंग विदेशी कारवां चित्तौड़गढ़ पहुंचा। ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टा रिका, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जमैका, इन 12 देशों से आई 24 हस्तियों में 4 पत्रकार और बाकी सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व सुपर मॉडल्स शामिल हैं। इन हस्तियों ने ऑटो रिक्शा में बैठकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सैर की और राजस्थानी जीवन शैली का नजदीक से अनुभव लिया। कुंभा पैलेस से शुरू हुई दुर्ग की यात्रा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजय स्तंभ, जौहर स्थल, समादेश्वर महादेव मंदिर और म्यूजियम, हर जगह विदेशी मेहमानों ने इतिहास की गहराई को महसूस किया। It's been a dream come true. I say it's a once-in-a-lifetime opportunity. This venture, sponsored by the Ministry of External Affairs India, through the Indian government in Guyana, which is the Indian High Commission's office. They would have selected 2 representatives to come and have this experience, go back and talk about our experience. I must say it's been an enlightening one, more so being that my 4 parents came from India 183 years ago. So to have walked this foreshore of India and to feel the powers, vibration, and just the soil, just the air, just the bread, just the clothing, the jewelry, the food, the people, it's definitely a dream come true. Also, I want to say that the culture is so richly preserved. It is amazing, the structure. It is amazing that you walk the shores and you still see a lot of Indian people dressed in their Indian clothing, even though it's modern times. I love that the buildings are being preserved for so many decades, so many centuries. And I love that the fact that these things are preserved so that people around the world can come and enjoy and take in all of India. मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था। मैं सोचा सब कह रहा था एक just like a barrier against foreign invaders. So I thought it's just a barrier, but I didn't know. मुझे पता नहीं था एक मंदिर है, इतना सारा चीज़ है. So मुझे बड़ी अच्छा लगा. मैं एक मंदिर नहीं गया था. So आज मैं एक प्राचीन मंदिर में गया हूँ. तो मेरा सब आज कामना पूरा हो गया इंडिया में आने. So it's my first time in India. मेरा पहला दफा में आया हूँ. जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मेहमानों का स्वागत राजसी अंदाज में किया. हर घर तिरंगा अभियान के तहत उनके हाथों से तिरंगा फहराया गया, जिसका वीडियो अब दुनिया के कोने-कोने में जाएगा. अलग अलग देशों से कंटेंट क्रिएटर को, जर्नलिस्ट को
इनवाइट करते हैं फैम टूर के लिए। इसको फैम टूर मतलब फैमिलाइजेशन टूर होता है, जो अपने भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, इसको हाईलाइट करने के लिए, ताकि भारत का पर्यटन बढ़ सके। तो ये अभी जो चित्तौड़ में आए हैं 12 देशों से, लैटिन अमेरिका के जो 12 देश हैं वहाँ से ये 24 कुल कंटेंट क्रिएटर्स को इन्वाइट किया गया है, जो यहाँ पर आए हैं और चित्तौड़ का भ्रमण कर रहे हैं, और बहुत उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं यहाँ के। लैटिन अमेरिकन देशों से विशेष रूप से इन्फ्लुएंसर और कंटेंट मेकर्स हमारे बीच आए हैं। माननीय ज़िला कलेक्टर महोदय ने विशेष रूप से कहा कि ये अवसर है, हम उसको बढ़िया एक तरीके से किले को विश्व स्तर पर हम परिलक्षित करें। तो आज हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ये जो कंटेंट मेकर्स आए हैं, इनके हाथों से हम लोगों ने तिरंगा फहराया है, और मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व में हमारा हर घर तिरंगा जो है हर व्यक्ति के मोबाइल और लैपटॉप पर जाएगा। यह न केवल चित्तौड़गढ़ की शान है, बल्कि भारत की आत्मा और ऊर्जा को वैश्विक मंच पर दिखाने का अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कहीं तिरंगे की शान तो कहीं विज्ञान की उड़ान। आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा इतिहास, परंपरा और प्रकृति से जुड़ी कुछ कहानियां। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।